आज के इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के सेकेंड पेपर यूनिट 4 से आने वाले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्वेश्चन है बर्लिन कांग्रेस का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बिस्मार्क की अध्यक्षता में, जो कि उस समय एक ईमानदार दलाल का कार्य कर रहा था, 13 जून 1878 की बर्लिन में सम्मेलन हुआ। बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। इस समय वह शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था। यूरोप की घटनाओं का बर्लिन केंद्र था, अतः बिस्मार्क को ही सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया तथा इटली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जर्मनी सम्मेलन का निर्णायक था। डिजरायली तथा सालेसबरी ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रूस का प्रतिनिधित्व मोट जाकोब कर रहा था। वाशिंगटन फ्रांस की ओर से गया था। ऑस्ट्रिया की ओर से एंड्रासे तथा इटली की ओर से कोर्टो अपने देश का प्रतिनिधित्व। बर्लिन सम्मेलन की मुख्य धाराएं। बर्लिन संधि के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किए गए। पहला, बल्गेरिया का विभाजन। बर्लिन सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सेन स्टीफेनो की संधि द्वारा निर्मित बृहद बल्गेरिया के संबंध में था। बर्लिन सम्मेलन के अनुसार 72 बल्गेरिया को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला भाग बल्गेरिया का राज्य था, जिसे तुर्की की अधीनता के अंतर्गत स्वतंत्र मान लिया गया, परंतु उसका 30,000 वर्ग मील क्षेत्र टर्की को दे दिया गया। उसने एजियन सागर में जाने का मार्ग भी खो दिया। दूसरा, पूर्वी रूमेलिया के प्रशासन हेतु टर्की के प्रभाव के अंतर्गत एक ईसाई गवर्नर नियुक्त किया गया, परंतु संधि के प्रावधानों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि टर्की के संबंध पूर्वी रूमेलिया से औपचारिक मात्र होंगे और नाम मात्र के लिए इन दोनों ही राज्यों को तुर्की के अधीन कर दिया गया। पहला निर्णय। यह दूसरा निर्णय, रूस के प्रसार पर प्रतिबंध। रूस को यूरोप में बेसेरेबिया का प्रदेश तथा एशिया में बाटुम, अर्धान तथा कार्क के प्रदेश प्राप्त हुए, किंतु उसे ऑस्ट्रिया को स्पीजा तथा तुर्की को डलसिग्नो देना पड़ा। तीसरा, ऑस्ट्रिया को सर्वाधिक अधिकार मिले। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को सर्वाधिक अधिकार मिल गए। बोस्निया तथा हर्जेगोइना पर ऑस्ट्रिया को प्रशासन का अधिकार मिला। केवल नाम मात्र के लिए ये दोनों प्रदेश टर्की के अधीन रखे गए। टर्की शक्तिहीन था, उसका अधिकार होना या ना होना एक समान था, परंतु ऑस्ट्रिया इन प्रदेशों पर प्रशासन कर सकता था, उन्हें हस्तगत नहीं कर सकता था। नौवीं बाजार के संजक में सैनिक शक्ति रखने का भी आदेश मिल गया। 1908 में इन दोनों प्राप्त राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। चौथा, सबरिया का साम्राज्य वृद्धि। सबरिया को भी संधि से किसी सीमा तक लाभ हुआ। उसे निस तथा बल्गेरिया का थोड़ा हिस्सा दे दिया गया। इस भाग को लेने से उसके साम्राज्य में वृद्धि हो गई, लेकिन सबरिया को ऑस्ट्रिया की नवी बाजार का संजक मिलने से उसको काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन सम्मेलन ने इसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। पांचवा, मॉन्टेग्रीनो की स्वतंत्रता। मॉन्टेग्रीनो यद्यपि पहले से स्वतंत्र हो चुका था एवं सफलतापूर्वक स्वतंत्र से कार्य कर रहा था, लेकिन अभी उसकी स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस सम्मेलन में उसने औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त की। उसे एड्रियाटिक सागर के तट पर एक बंदरगाह भी दे दिया गया। छठवां, इटली। इटली ने अल्बानिया और ट्रिपोली पर अपने दावे का संकेत किया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिल सका। इस प्रकार बर्लिन सम्मेलन द्वारा अनेक निर्णय लिए गए, जिससे रूस को अधिक लाभ नहीं हुआ। अनेक विद्वानों ने बर्लिन कांग्रेस की तीव्र आलोचना की। बर्लिन कांग्रेस का मूल्यांकन। बर्लिन कांग्रेस के निर्णायकों ने पूर्वी समस्या पर संतोषजनक समाधान करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच एक बड़े युद्ध को रोकने का दावा दिया था। AJP टेलर के अनुसार उसने दोनों दावे तत्वहीन थे। युद्ध की संभावना तो कांग्रेस के पहले उस समय समाप्त हो गई जब रूसी सेनाएं कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करने में हिचकिचा गई थी।
दूसरी ओर कांग्रेस ऑटोमन साम्राज्य को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सत्ता के रूप में पुनः स्थापित करने में असफल रही। वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से सम्मेलन के निर्णयों का बहुत कम प्रभाव पड़ा। वास्तविक रूप से बर्लिन संधि समकालीन लेखकों एवं राजनीतिज्ञों ने आधुनिक काल के इतिहासकारों तक की आलोचना का विषय बनी रही। इसका पहला है बर्लिन संधि के बाल्कन राज्य। बर्लिन संधि का सबसे बड़ा दोष राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना करना था। बर्लिन संधि और बाल्कन राज्य, इसमें पहला है सर्वप्रथम बोस्निया तथा हर्जेगोविना को सजातीय राजा सर्बिया के साथ न मिलाकर विजातीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। दूसरा, बर्लिन सम्मेलन में यूनान की उपेक्षा कर दी गई। यूनान को क्रीट, इपिरक, थिस्साले तथा मेसिडोनिया आदि प्रदेश मिलने थे, लेकिन यूनान को ये प्रदेश नहीं दिए गए। बल्गेरिया से पूर्वी रूमेलिया पृथक कर दिया गया, जबकि ये दोनों सजातीय राज्य थे। लेकिन आगे बर्लिन कांग्रेस की अवहेलना कर 1885 में इन दोनों ही राज्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम दोनों संयुक्त राज्य हैं। अतः 5 अक्टूबर 1905 में संयुक्त बल्गेरिया के रूप में इन दोनों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रूस इस सम्मेलन की आवश्यकता रूस की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से ही उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके प्रभाव विस्तार में इन सम्मेलन के बाद भी अंतर नहीं आ सका। बर्लिन सम्मेलन में रूस के उद्देश्य की सफलता एवं असफलता को लेकर विद्वानों को दो मत हैं। सीजे एज का मानना है कि 1878 में बर्लिन संधि में रूस काफी लाभान्वित हुआ। दूसरी ओर बेंज हेज के विचार से सहमत नहीं है। बेंज के अनुसार सेन स्टीफेनो की संधि से जो प्रतिष्ठा रूस को प्राप्त हुई थी वह बर्लिन संधि ने समाप्त कर दी। उपरोक्त दोनों मतों में हेज का मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि इस संधि से रूस की साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा में अधिक वृद्धि हुई, जो कि निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट है। इस संधि से रूस को बसरेबिया और अर्मीनिया का थोड़ा सा भाग मिला। रूस को काले सागर के ऊपर जहाजी बेड़ा रखने का अधिकार हो गया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 1856 की पेरिस संधि में रूस से स्पष्ट कहा गया था कि वह काले सागर में अपना जहाजी बेड़ा नहीं रख सकता। बर्लिन संधि के बाद रूस ने मध्य एशिया की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया तथा यूरोप में एक नए खतरे के रूप में उभरकर सामने आया। तीसरा, बर्लिन कांग्रेस एवं इंग्लैंड। डिज़रेली ने बर्लिन से लौटकर बड़े गर्व से कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। उसने यह भी कहा था कि मैंने तुर्की के साम्राज्य को सुदृढ़ प्रदान किया है। इसमें संदेह नहीं है कि डिज़रेली और सैली सबरी की नीति के कारण इंग्लैंड को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और रूस की कूटनीतिक पराजय हुई। इसी कारण इंग्लैंड की जनता ने उसकी प्रशंसा की, किंतु कुछ लोगों ने उसकी नीति की कटु आलोचना भी की। डिज़रेली ने बॉस्फोरस की और रूस की प्रगति को रोक दिया, किंतु वह मध्य एशिया और अफगानिस्तान में इसकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा पाया। इतना ही नहीं, बर्लिन कांग्रेस में रूस को इतना बड़ा भूभाग प्राप्त हो गया था जिसकी उसने 1877 में आशा भी नहीं की थी। वास्तव में बर्लिन कांग्रेस में डिज़रेली की नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि बाल्कन समस्या को हल करने में रूस के एक पक्षी दावे को मान्यता न प्राप्त हो सके। ब्रिटेन ने रूस की प्रगति रोक दी, किंतु ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र जिन पर सर्बिया अपना अधिकार समझता था उन पर अधिकार दे दिया, जिससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। बर्लिन कांग्रेस और जर्मनी के संदर्भ में बर्लिन संधि का एक परिणाम यह होता है कि जर्मनी का चांसलर बर्लिन संधि के बाद यूरोपीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात करता है, जिसे गुप्त राजनीति के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1879 में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में एक गुप्त संधि होती है और तब से गुप्त संधि का युग आरंभ हो जाता है। और यही गुप्त संधि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बनती है।
बर्लिन कांग्रेस और रोमानिया। बर्लिन संधि में सब्रेबिया का प्रदेश रूस को दे दिया गया था, जबकि सब्रेबिया की जनता रोमानियन थी। अतः इस संधि के उपरांत रोमानिया रूस का विरोध हो गया। इसी विरोध के कारण रोमानिया ने 1833 में ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के साथ एक संधि की और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के गुट में शामिल हो गया। साइप्रद की संधि। साइप्रद की संधि सम्मेलन में साइप्रद इंग्लैंड को प्रदान हो गया, उसको वहां रूस का शस्त्रागार भी प्राप्त हो गया। साइप्रस में फिर भी इंग्लैंड अत्यधिक सैनिक सहायता की वृद्धि नहीं कर सका। इंग्लैंड के लिए यह इतना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाया जिसकी उसे आशा थी। अतः साइप्रस को जो उन्नति के पद पर अग्रसर हो रहा था उसमें बाधा पड़ी। यहूदियों की पूर्व स्थिति। सम्मेलन में सम्मुख रोमानिया ने यहूदियों की दशा सुधारने का वचन दिया था। बर्लिन सम्मेलन के पश्चात वह अपने कर्तव्य एवं वचनों को भूल गया। उसने पूर्व व्यवस्था को ही निरंतर जारी रखा, जिसमें कि यहूदियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, उन पर अत्याचार किए जाते थे। बर्लिन संधि बाल्कन प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। यह विश्व में युद्धों का अंत करना चाहती थी, लेकिन अपने इस उद्देश्य में संधि पूर्ण रूप से असफल रही। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी खत्म होता है।